नमस्कार साथियों। इस पूरे सेट में मैं पेन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको उत्तर बताऊँगा और प्रश्न जो है ना प्रश्न पढ़ूँगा और उत्तर बताऊँगा। और मुझे बताइएगा कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा। एक ही तरह का वीडियो बार बार देख के आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना क्लास चेंज किया है। फिर देखिए, इस सेट में मैं तो टोटल 100 क्वेश्चन का ही डिस्कशन करूँगा और बाकी के 50 क्वेश्चंस जो है ना मतलब पार्ट 2 में मैं डिस्कस कर लूँगा। तो शुरू करते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? देखिए, ये करवाया था पल्लवों द्वारा। तो पल्लवों द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, ये सब प्रमुख रथ हैं। सबसे बड़ा धर्मराज रथ है तथा सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। प्रारंभ में इस शहर को मामल्लपुरम भी कहा जाता था। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो ये था महायान शाखा का अनुयायी। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? देखिए, कुल 36 बार जो है ना ऋग्वेद शब्द में आर्य शब्द का जो है उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के बारे में और भी चीज़ें हैं, जैसे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं या कितने भाग हैं, तो ये सब मैंने पीछे के सेट्स में चर्चा कर रखा है, तो आप सारे सेट्स को इसके पीछे जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? देखिए, चाय और चीनी के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। चाय और चीनी के साथ, ठीक है भाई, समाप्त हो गया था। कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। देखिए, प्रैक्टिकली ये हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। तो बी तो ऐसे ही मुझे लगता है ये गलत है। कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया, ये तो नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को 10.5% लाभांश देना था, ये भी गलत है। कंपनी ने भारत में अगले 20 वर्षों में स्वतंत्रता देने की घोषणा की, इसकी तो चर्चा ही नहीं थी। तो ये BCD 3 असत्य है, इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। पांचवा देखते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। बिल्कुल ये सही है। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों का सम्मेलन हुआ, ये भी सही है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, सही बात है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ये भी सही है। तो इनमें से जितनी है ना सब सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो देखिए, सबसे बड़ा नगर हो गया राखीगढ़ी। नवीनतम खोजों के अनुसार राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। घग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन हैं? तो ये लेखक हैं सैयद अमीर अली। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब की? ये की थी उन्होंने 11 अक्टूबर 1940 को। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वतंत्र सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, हार गए थे ये। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। बंगाल में ब्लैक होल की घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? टोटल 123 लोग मारे गए थे ब्लैक होल में। वैसे जो है ना, देखिए, इसमें इसका विवरण जो था ना, वो जिसने दिया था, हॉलवेल ने दिया था इसका विवरण, तो वो समझिए झूठा व्यक्ति था। एक ये देखिए कि 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे कमरे में कैसे बंद किया जा सकता है? वो कमरा बहुत छोटा था,
146 लोगों को बंद किया गया था, जिसमें से मात्र 23 लोग जीवित निकले थे, बाकी लोग की मृत्यु हो गई थी। ये घटना झूठ लगती है, खैर ये तो इतिहास में दर्ज है, हम लोग मान के आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है इनके साथ हुआ था 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये हुआ था। नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो देखिए मैं ऐसा ही बता देता हूँ। कलकत्ता जॉब चार्नक, मुंबई ओनाल्ड ऑक्सियर, चेन्नई फ्रांसिस डे, भोपाल राजा भोज, नई दिल्ली एडविन लुटियंस, आगरा सिकंदर लोदी, इंदौर अहिल्याबाई होलकर। क्लाइव के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए ऐसे भी इस तरह का प्रश्न जो है इसका उत्तर नॉर्मली ई ही आ रहा है। तो देखते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर था, सही बात है। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, सही बात है। आत्महत्या करने वाला प्रथम गवर्नर है, बिल्कुल लॉर्ड क्लाइव ने जो है ना आत्महत्या कर ली थी। और बक्सर युद्ध के बाद पुनः बंगाल का गवर्नर बना था। ये चारों ही सही है। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? देखिए टोटल 43 किलोमीटर थी। ये कहाँ से चली थी? बम्बई से ठाणे तक चली थी ये। निम्न में से कौन सा एक 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई? ये थी अवध रेजिमेंट, जो कि उठ खड़ी हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध किसे अभियुक्त बनाया गया था? देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी एवं शंकर लाल नायर, जो यंग इंडिया के प्रकाशक थे, दोनों को अभियुक्त बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी और शंकर लाल नायर दोनों दिया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? देखिए ये नामित किया उन्होंने 1930 में। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था? तो ये बोला था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसने किया था? ये आह्वान किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों ने चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब और किस लिए की थी? तो देखिए 1921 में की थी, ब्रिटिश मार्गदर्शन में साझे हितों पर विमर्श हेतु। रवीन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? जलियांवाला बाग कांड के बाद वापस किया था। तो देखिए ये उपाधि उनको मिली थी 1915 में। मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था, ठीक है ना, तो ये रुख नहीं था मुस्लिम लीग का। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे है। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? तो ये किया गया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया? तो ये बोला था राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। डफरिन ने बोला था इसको राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध
ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है। देखिए, हॉलैंड समिति का जो है ना, अकाल से संबंध में कोई मतलब नहीं था। तो अकाल से संबंधित अन्य समिति या आयोग को देखें तो ये था कैम्पबेल आयोग, जो 1866 और 67 में था। मैकडॉनल्ड आयोग जो 1900 में था। जॉन वुडहेड आयोग जो 1945 आदि में रहा है, तो इसका संबंध था। हॉलैंड समिति का संबंध जो है ना, उद्योगों से संबंधित सुझाव देने से था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियोग चलाकर सजा दी गई? तो ये सजा दी गई थी उनको 1908 में। तो देखिए, उनके ऊपर तो 1908 और भी मुकदमे चले थे उनके ऊपर में, लेकिन यहाँ ऑप्शन से हम लोग देखें तो 1908 सही, सबसे सही होगा। लोकमान्य तिलक पर ब्रिटिश सरकार ने 1897, 1908 एवं 1916 में अभियोग चलाया था। 1897 में 18 माह की सज़ा, 1908 में 1000 जुर्माना और मांडले जेल भेजा गया। वर्ष 1916 में जेल नहीं भेजकर साधारण दंड दिया गया। तिलक पर सरकार के विरुद्ध लिखने के कारण मुकदमा चला। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित की गई। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कलकत्ता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो ये किया गया था 1929 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई? तो ये की गई थी न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी स्थापना मैडम HP ब्लैटरस्टी एवं HS ऑलकॉट ने की थी। राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? तो इसका नाम था जामवंती कल्याणम। तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया? तो ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिया? ये दिया था उन्होंने खिलाफत आंदोलन में। कुमायूं हिमालय न्यून में किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये है सतलज और काली के बीच में है ये। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, ये स्थित है कच्छ में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT की स्थापना कब की गई थी? देखिए, ये की गई थी 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संबंधी कानूनों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। निम्न में कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? देखिए, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। तो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। अब देख लीजिए क्या होगा, एक से अधिक मामला हो जाएगा ये। नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? देखिए, है आंध्र प्रदेश में। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? देखिए, अष्टमुदी झील है केरल में। किस लिए मशहूर है ये? तो केरल के कोल्लम जिले में स्थित लैगून झील है, जिसकी 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित की गई है, इसलिए ये चर्चाओं में है। देखिए, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो देखिए, सबसे पहले जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा पंपास। पंपास कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास है, ये पहले है। फिर आ जाएगा कैंपोस। कैंपोस जो है ना, ये ब्राज़ीलिया उच्च भूमि में है। फिर है सेल्वास। सेल्वास हो जाएगा अमेजन बेसिन में। और सबसे लास्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लानोस। लानोस है वेनेजुएला में। निम्न में से कौन सी हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है?
देखिए इसमें क्या है कि फ्लोरिडा अटलांटिक की गर्म धारा है, जबकि हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है, तो उत्तर ई हो जाएगा। निम्न में से यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान की पहचान कीजिए। तो ये है इसको देखें तो ये हो जाएगा स्टेपीज। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पेरिज अमेरिका में, और विल्स जो है वो है दक्षिण अफ्रीका में। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। जहानाबाद में तो जिला ही नहीं है, 0 वर्ग किलोमीटर में जिला है। इसके बाद हो जाएगा शेखपुरा में 1 वर्ग किलोमीटर में जंगल है, वन क्षेत्र है। और अरवल में 4 वर्ग किलोमीटर में है। भाई इन सबको भी जंगल विहीन। अरे भाई कम से कम 20 या 25 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नहीं हुआ तो काहे का जंगल। लेकिन चलिए ठीक है, 1 किलोमीटर और 4 वर्ग किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं। 2019-20 में चावल के उत्पादन करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिला अवरोही क्रम में हैं। तो देखिए पहला होगा रोहतास, दूसरा औरंगाबाद और तीसरा हो जाएगा कैमूर। सर्वाधिक चावल उत्पादकता वाला जिला जो है ना वह है मधुबनी। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? देखिए उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा को स्पर्श करता है। नेपाल से भी टच करता है, उत्तराखंड से भी, हिमाचल प्रदेश से भी, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सबसे टच करता है। दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से, और पूर्व में बिहार और झारखंड की सीमाएं इसमें जाके मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश से ना कुल 8 राज्यों की सीमाओं की को और एक देश की सीमा को स्पर्श करता है। दमन गंगा निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो यह है ताप्ती का। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं मेघना के नाम से। कहाँ पर जानते हैं ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपने देश का मामला नहीं है ये, बाहर कहीं पे कहाँ पे जाना जाता है ये। चलिए, मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की महत्वपूर्ण सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? तो ये मुंडा के लोग मनाते हैं सरहुल। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है? तो यह है संथाल की। मंगलम परियोजना केरल के पालाकोट में भारत पूजा नदी पर बनाया गया महत्वपूर्ण परियोजना है। जगह का नाम जो है क्या हो जाएगा, ये गलत मैंने पढ़ दिया, ये केरल की है, ठीक है ना। भारत की एल्युमिनियम कंपनियों और उसकी अवस्थिति के सुमेलित उत्तर की पहचान कीजिए। तो देखिए बाल्को है छत्तीसगढ़ में कोरबा में स्थित है। हिंडाल्को है उत्तर प्रदेश रेणुकूट में स्थित है। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी उड़ीसा के हीराकूट के निकट है। नालको दक्षिण उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर जो है ना वो ई हो जाएगा। निम्नलिखित महत्वपूर्ण पत्तनों एवं उससे संबंधित देशों का सही मिलान करें। तो देखते हैं, काहिरा मिस्र की राजधानी एवं सबसे बड़ा पत्तन है। लिस्बन पुर्तगाल का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण पत्तन है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे खूबसूरत शहर एवं पत्तन है। मुरमास्क रूस यूरोपीय भाग में स्थित है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, आगे बढ़े। सवाना तुल्य जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? देखिए ये सवाना तुल्य जलवायु है का विस्तार जो है ना दोनों गोलार्धों में लगभग 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के मध्य भाग में पाया जाता है। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र अफ्रीका विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण, दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पराग्वे, वेनेजुएला, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं भारत में है। बिहार में गंगा नदी में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों का सही क्रम है। देखिए कर्मनाशा, घाघरा, सोन और गंडक। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का होता है। केंद्र सरकार के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके प्रति होता है? यह होता है राष्ट्रपति के प्रति। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है?
ये किया गया अनुच्छेद 165 में। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय थे भारत के प्रधान न्यायाधीश P.N. भगवती। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब से कब तक चला था? ये चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जाता है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत संसद से विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से कोई धन निकाल सकती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ना, वो ई हो जाएगा। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो देखिए, विभागीय अस्थायी समिति ये सबसे बड़ी समिति है। विभागीय अस्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा के। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? देखिए, ये कहना है केसी वियर का। पंचायती राज संस्था का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 243 से 243(9) द्वारा इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है ना, ये ई हो जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत सारे हैं इसमें। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ओपनहेमर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो देखिए, कैडमियम जो है ना, ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजी वाले आबंध हैं। देखिए, अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम ब्रोमाइड में वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजी वाले बंध होते हैं। तो उत्तर इसका ई हो जाएगा। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो ये है आरएन, रेडॉन। आवर्त सारणी का एक रेखीय सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडॉन का प्रतीक का अनुसार आरएन तथा परमाणु संख्या 86 होती है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में होता है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो देखिए, प्रोटोनियम में नहीं होता। हाइड्रोजन के प्रोटोनियम समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन की खोज जो है ना, वो 1766 में हेनरी क्वेंडिस ने की थी। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना, सबसे ज़्यादा 46.8% पाया जाता है। फिर सिलिकॉन है 27.72%। फिर कैल्शियम है जो 3.65%। फिर कार्बन है 0.6%। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो देखिए, सर्वाधिक मजबूत है ग्राफीन। ग्राफीन न केवल बेहद पतला है बल्कि अब तक खोजे पदार्थों में सबसे मजबूत भी है। इसकी खोज मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 वैज्ञानिकों ने, आंद्रे जिम और कोस्टांटिन नोवोस्लोव ने वर्ष 2004 में की थी। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? देखिए, हाइड्रोजन एकदम क्लीन एनर्जी है, तो सिर्फ पानी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है?
तो देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ना, ये विस्फेटक नहीं है, ये निश्चेतक है। इससे लोग बेहोशी आ जाती है। ऑपरेशन के पूर्व इसका जो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो यह है पेट्रोल की। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो सोडियम सल्फेट नहीं है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो वह है नाइट्रेट। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? देखिए 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में तुरंत सूख जाएगा कपड़ा। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो देखिए यकृत नहीं है आहार नाल का भाग। अब आहार नाल के भाग को देखें तो मुख गुहा है, ग्रास नली है, अमाशय है और आंत है। ये मैंने साइंस के टॉपिक में इसको पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, साइंस वाले सेक्शन में ये मिल जाएगा। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में होता है सोडियम। साधारण नमक एवं सेंधा नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। इसमें मुख्यतः सोडियम पाया जाता है। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब ताप स्थिर एवं हवा आर्द्र हो तब। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, तो ये जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। CNG जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा मौजूद है, तो यह CH4। CNG में मुख्यतः मीथेन CH4 पाया जाता है। 80 से 80 to 90% मीथेन होता है इसमें। तात्कालिक ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसी में होती है। अभी अभी मैंने साइंस में पढ़ाया है, वो चैप्टर भी देख लीजिएगा। सिल्क निम्नलिखित में से किससे निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं केराटिन से निर्मित। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? तो देखिए लाइसोसोम की ई इसका उत्तर होगा। जैसे लाइसोसोम की खोज हुई डुवे ने की थी। लाइसोसोम अधिकतम जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाओं करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं जैसे प्रोटीएज, फॉस्फेटेज, राइबोन्यूक्लियेज, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज आदि। लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ये होती है केवल स्ट्रोमा में। निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा DNA की श्रृंखला बंधी होती है? ये होती है हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? तो यह है नाइट्रोजन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो देखते हैं। हिस्टियोलॉजी उत्तकों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन। निम्नोलॉजी झील तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। पोडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन। सिल्वीकल्चर वन के वृक्षों तथा उत्पादों का अध्ययन। निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? ये कहा जाता है यूग्लिना को। यूग्लिना इसमें जंतु की भांति कसमस अंग होते हैं, पादपों की भांति हरित लवक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो यह है फास्फोरस। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारकता के मध्य संतुलन को बनाए रखता है। ये सब क्लास में मैं बता चुका हूँ। जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो ये बनता है इथेनॉल और CO2। इथेनॉल तथा CO2 दोनों बनता है। तो ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन में अंतिम उत्पाद इथेनॉल या
तथा CO2 का होता है। बस 100 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे अभी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, 2035 तक 100% साक्षरता की प्राप्ति की जाएगी, ये गलत है। 2030 तक 100% साक्षरता की प्राप्ति का सरकार का लक्ष्य है। 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे तथा 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 2019-20 में गेहूं के उत्पादन करने वाले बिहार के 3 शीर्ष जिले अवरोही क्रम घटते क्रम में हैं। तो देखिए, रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादकता वाला जिला बेगूसराय है और न्यूनतम उत्पादक जिला गया का है। बिहार के कितने प्रतिशत आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है? तो देखिए, टोटल 74% है। 2019-20 के वर्षों में बिहार के 74% आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती कार्यों में संलग्न है। बिहार में जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि है। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन हैं? तो देखिए, यह है श्रम। श्रम क्रियाशील साधन है क्योंकि इससे उत्पादन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? देखिए, ब्याज। स्थिर लागत वह लागत होती है जिससे उत्पादन स्तर प्रभावित नहीं होता है तथा अल्पकाल में उससे परिवर्तन नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्याज। तो चलिए, अभी हमने टोटल 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नॉर्मली 150 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी क्या है कि इस सेशन में मैंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। एक ही तरीका से हमेशा क्लास देखते देखते कोई बोरियत ना आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है। उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे, तो रेगुलर स्टडी करते रहिए। मैं हर रोज़ जो है ना वो सेट लेके आऊँगा ही आऊँगा, या कुछ नई क्लासेस लेके आऊँगा। अगर किसी दिन सेट छूट जाता है तो मैं नेक्स्ट टाइम 2 सेट लेकर के आऊँगा, क्योंकि सारे प्लेलिस्ट में बने होते हैं सारे सेट्स, और टेक्नोलॉजी हमारे फेवर में है। तो आप कोई भी व्यक्ति अगर कोई सेट छूट गया तो उसको आराम से रिवाइज कर सकता है, या 2 बार 3 बार 4 बार जितनी मर्जी है उतनी बार देखिए। जैसे मैंने वैसे देखिए। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।